ये वाला केस कर लिया था क्या हमने? ए गिव्स बी एंड ए गिव्स सी। इसके लिए आपने एक्सप्रेशन निकाल दिया था माइनस डी ए बाई डी टी का। माइनस डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी एंड प्लस डी सी बाई डी टी, ये दिया था। ठीक, हो गया था सबसे। तो एक बार चेक करिए सही आया कि नहीं। तो माइनस डी ए बाई डी टी का इसका क्या आना चाहिए? इसका जो रेट कांस्टेंट था वो क्या था? K1। इसका था K2। तो माइनस डी ए बाई डी टी फॉर K1 क्या बन जाता? K1 इंटू ए। जबकि सेकंड के लिए क्या बन जाता? K2 इंटू ए। वेयर एज डी बी बाई डी टी एंड डी सी बाई डी टी क्या होता? K1 इंटू बी, सॉरी K1 इंटू ए और K2 इंटू ए। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज वॉट? K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए प्लस डी बी बाई डी टी। अपन हमेशा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। K1 इंटू ए प्लस डी सी बाई डी टी K2 इंटू। बताओ, जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो, आ गया हो तो आगे बढ़े। ये कर लिया था सबने, कल की क्लास का सवाल था ये जो दिया था करने के लिए। इसमें कोई इशू हो तो पूछ लो। नोटेड, आगे बढ़ते हैं। ये एक लास्ट एक और निकाल के बता दो। अच्छा, एक छोटी सी बात ध्यान रखना। लेट्स से वो बोल देता कि ये जो पहले वाली रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की और दूसरे वाली रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, तो क्या करते? कुछ नहीं करना, यहाँ 1 और यहाँ 2 लगा देते। ठीक है, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो अगर सामने वाला ऑर्डर चेंज भी कर देता है तो आप कुछ नहीं, पावर में चेंज कर दीजिएगा, बाकी ओवरऑल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे फर्स्ट लगा देते, यहाँ पे सेकंड लगा देते। अगर वो बोलता भैया कि हाँ पहले वाली जो फर्स्ट ऑर्डर की और दूसरे वाली जो वो सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, इतना ही। ये वाला एक्सप्रेशन निकाल के बताइए। अगर मैंने रिएक्शन दे रखी है 2A गिव्स 3B एंड 2A गिव्स 4C, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो है K1, इसके लिए जो है वो है K2। माइनस डी ए बाई डी टी का एक्सप्रेशन बताओ, सेम, प्लस डी बी बाई डी टी का बताओ, प्लस डी सी बाई डी टी का बताओ। जल्दी से देखिए, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था वो कैसे दिया हुआ था? 2A गिव्स 3B गिव्स 4C, ये K1 है, ये K2 है। ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं अपन? तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो इट इज -1/2 डी ए बाई डी टी बराबर +1/3 डी बी बाई डी टी विच इज इक्वल टू K1 इंटू ए। ये सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में हुआ। अब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो -1/2, it was -1/2 डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू +1/4 डी सी बाई डी टी बराबर K2 इंटू ए। अब आपको माइनस डी ए बाई डी टी का एक्सप्रेशन निकालना है। क्या आता? 2K1A प्लस 2K2A। ठीक है, प्लस डी बी बाई डी टी और प्लस डी सी बाई डी टी में तो कुछ था नहीं। थ्री K1 इंटू ए एंड इट इज 4K2 इंटू। डाउट हो तो पूछ लीजिए। भैया एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर होती है। बिल्कुल, यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आएगा, है ना? मेरी मिस्टेक हो गई थी।
नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे अपन रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है, एक कैटेगरी में आपको बता ही चुका हूँ, वो याद है ना डेल्टा एच वाला फॉर्मूला, ln k2 by k1 बराबर डेल्टा एच अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। तो एक तो कैटेगरी वो हो गई और एक कैटेगरी बस ये है, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ध्यान से डेरिवेशन देखते जाइएगा। एट द एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आगे जो मैं चीजें बताऊंगा उसमें भी रिजल्ट ध्यान रखना, आपको कोई मतलब नहीं है अगर समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस एट द एंड रिजल्ट ध्यान रखना है, वो रिजल्ट मैटर करेगा, नथिंग एल्स। तो ए रिवर्सिबल बी है भैया, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, के एफ और के बी। ऑब्वियस सी बात है, के एफ जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड रिएक्शन। व्हाट इज के बी, रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट है, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर बोला है। एंड हियर इट इज ऑब्वियसली के इक्विलिब्रियम बराबर के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड होता ही है। ठीक, मैं मान रहा हूं लेट एट टाइम t इक्वल टू 0 इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है a नॉट, एंड एट टाइम t इक्वल टू t इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो है a नॉट माइनस एक्स, और इसकी क्या है x। आप यहां से देख सकते हो कि धीरे धीरे x बढ़ेगा। होगा क्या, ऐसे रिएक्शन में मैं एनालिसिस करूंगा टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम के बीच, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड दोनों बराबर ही हो जाने। मैं यहाँ पे किस चीज का एनालिसिस कर रहा हूँ, टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम के टाइम के बीच का। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे तो दोनों साइड बराबर ही हो जानी है, मतलब t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे तो रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड हो जाएगा। अपन 0 से t के बीच में डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सीन है, देखिए अगर मैं माइनस डी ए बाई डी टी का एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो अब उम्मीद करता हूं आप लोग लिख ही सकते होगे, इट इज के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी। इसमें कोई डाउट, के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी, इसमें कोई डाउट। ये इसलिए मैंने आपको पहले वो वाली चीजें लिखना सिखा दिए थे। ठीक, अब व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, क्योंकि अपन टाइम टी इक्वल टू 0 से टाइम टी इक्वल टू टी के बीच का रिलेशन डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए नॉट माइनस एक्स बराबर के एफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, इट इज ए नॉट माइनस एक्स माइनस के बी इंटू एक्स। क्या है ये, मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी पुट करा है। अपन जानते हैं ए की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू टी इज ए नॉट माइनस एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इक्वल टू टी इज एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ए नॉट तो कांस्टेंट है, तो उसका तो कुछ होगा नहीं, और ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, तो इट बिकम्स डी एक्स बाई डी टी बराबर, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्स माइनस के बी इंटू एक्स। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना फटाफट नोट डाउन कर लो। तो जैसा कि अपन ने ये एक्सप्रेशन डिराइव करा, अब यहाँ पे देखिए टाइम t इक्वल टू 0 पे x कितना था, 0। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ता जा रहा है x की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जब मैं टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो x बराबर x इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कब, एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, या टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे x बराबर x इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब x बराबर x इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब ये x की वैल्यू हो गई कांस्टेंट, इससे ज्यादा x की वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो कहने का मतलब, अगर आप टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे dx बाई dt की वैल्यू निकालना चाहोगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मानते हो कि नहीं, तो बस मैं वही वैल्यू पुट करूंगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, बिकॉज
एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम x इक्वल्स टू x इक्विलिब्रियम हो जाएगा एंड दैट वैल्यू ऑफ x इज अ कांस्टेंट। तो वही अपन लिख रहे हैं। मेरा जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एफ ए नॉट माइनस एक्स माइनस के बी इंटू एक्स। नाउ एट इक्विलिब्रियम dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि x ही मेरा कांस्टेंट हो गया है। x किसके बराबर हो गया था, x इक्विलिब्रियम के, विच इज अ कांस्टेंट। तो बस यही वैल्यूज मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। जीरो बराबर के एफ ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। यहाँ से के एफ प्लस के बी की वैल्यू जब आप निकालोगे, किस हिसाब से निकालोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट इज के एफ इंटू ए नॉट माइनस के एफ इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। यहाँ से एक्स इक्विलिब्रियम कॉमन आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दैट के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम के एफ प्लस के बी। यहाँ से मैं के एफ प्लस के बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इट इज इक्वल टू के एफ इंटू ए नॉट अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप के बी की वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है के एफ वहां माइनस में जाएगा राइट हैंड साइड पे, और एक्स इक्विलिब्रियम का एलसीएम लेके जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे, सो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, के बी इज इक्वल टू के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम। ये मेरा के बी का एक्सप्रेशन आएगा इस वाली इक्वेशन से। जब आप के एफ को इधर जाके माइनस में लोगे और एक्स इक्विलिब्रियम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाता, के एफ इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। के एफ मैंने कॉमन लिया है, रिजल्टेंट जो एक्सप्रेशन है वो आपके सामने है। अब ये जो के बी की वैल्यू है, वो के बी की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। फिर देखते हैं क्या होता है, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब यही के बी की वैल्यू मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करने जा रहा हूँ, तो देखिए क्या बनेगा मामला। dx by dt is equals to kf into a naught minus x minus kf into a naught minus x equilibrium upon x equilibrium into x। अब बस कुछ नहीं, x इक्विलिब्रियम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करवा दीजिए वापस। तो इट इज kf into a naught into x equilibrium minus kf into x equilibrium माइनस, थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा साइड से लिख रहा हूँ मैं, के एफ इंटू ए नॉट इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के एफ इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के एफ इंटू ए नॉट माइनस, सॉरी, के एफ इंटू ए नॉट इंटू एक्स प्लस के एफ इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। तो आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन हो रहा है कैंसिल आउट, बचेगा नीचे अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम। इसको काट पीट के लिख दीजिए, के एफ इंटू ए नॉट इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के एफ इंटू ए नॉट इंटू एक्स अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम। ऊपर से जब आप देखोगे तो के एफ इंटू ए नॉट आ रहा है कॉमन, वही मैं ले रहा हूं बाहर। सो के एफ इंटू ए नॉट अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम, अंदर क्या बच रहा है, एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? वी नो दैट dx by dt की मेरा जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया,
देखो अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। अब कुछ नहीं, इंटीग्रेट करूंगा, पहले इतना नोट डाउन कर लो, इंटीग्रेशन उम्मीद करूंगा आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई इशू नहीं है, अपन देख लेंगे। मतलब एट द एंड आपको रिजल्ट से मतलब है, बताने की कोशिश करूंगा कैसे क्या है, पहले इतना नोट डाउन कर लो, किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर थी, के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड के, आप अगर देखोगे तो लिखवा रखी है पिछली वाली स्लाइड में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ से आ गया है, हो जाए जब बता दें। तो अब ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, देखो मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा था वो क्या लिखा था, dx बाई डी टी बराबर के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स बराबर के एफ प्लस के बी इंटू डी टी। आई एम इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 से t and it will be from time t equal to 0 पे इसकी concentration थी 0, time t equal to t पे इसकी concentration थी x। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, बता दूंगा कैसे आया। इसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा x इक्विलिब्रियम अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस x बराबर के एफ प्लस के बी इंटू टी। ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, कब, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर का। सवाल टू द पॉइंट आएगा डायरेक्ट, इसलिए फॉर्मूला ध्यान रखना, एडवांस में आएगा, मेंस मेडिकल में आने के चांसेस थोड़े से कम है, और अगर आ भी गया तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा। सो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको ध्यान रखनी है। इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय, इसका हाफ लाइफ टाइम भी निकालेंगे अपन, है ना, उसकी टेंशन नहीं। अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, पहले मैं ये बता देता हूँ ये आया कैसे, उसके बाद में इसका हाफ लाइफ टाइम निकालूंगा। तो अब देखो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का आइडिया होना चाहिए, जो समझ जाए वो ठीक, ना समझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए पहले ही मैंने रिजल्ट लिख दिया, देख लीजिए। लेट मैं इसको एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स को टी मान रहा हूं, तो यहां से मेरी dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt। तो ये जो मेरा dx है ये किसके बराबर हो गया, dt के, और ये मेरा जो x इक्विलिब्रियम माइनस x है जिसको मैंने किसके बराबर माना था, t के, ठीक है। तो इट विल बी द रेशो ऑफ नथिंग बट, क्या ये इंटीग्रेशन इसका नहीं हो गया क्या, माइनस ऑफ dt बाई टी। बोलो इसमें कोई डाउट, x इक्विलिब्रियम माइनस x को मैंने t मान लिया, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से माइनस dx की वैल्यू dt के बराबर हो जाएगी। यही जो दो वैल्यूज हैं वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये इंटीग्रेशन बन गया माइनस डी टी बाई टी का। क्या होता है माइनस डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन, एल एन टी, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, मैं वही वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, तो इट इज माइनस एल एन टी, यहाँ पे भी माइनस लगाते ना, डी टी बाई टी का एल एन टी होता है, तो ये माइनस एल एन टी हो गया, माइनस एल एन टी एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, और लिमिट बिठा देता हूं मैं 0 से x। तो जब आप इस एक्सप्रेशन के अंदर लिमिट बिठाओगे 0 से x, तो बताओ क्या एक्सप्रेशन बनेगा, माइनस एल एन एक्स इक्विलिब्रियम, x की जगह एक बार x बिठा दिया और x की जगह एक बार 0 बिठा दिया, तो ये क्या बन गया एक्सप्रेशन, एल एन ए माइनस एल एन बी का। वो क्या होता है, एल एन ए बाई बी, वही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये क्या बन गया, सीधे सीधे एक्सप्रेशन एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। जिसको ये समझ में नहीं आया वो रिजल्ट मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, वो पूछ ले आराम से। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्स इक्विलिब्रियम हियर, तो एक्स इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट concentration ऑफ बी एट टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइम पे बी की कॉन्सेंट्रेशन है एक्स इक्विलिब्रियम। ये कैसे आया,
आपने थोड़ी देर पहले और ये वहां पे ऐड कर लेना है ना, मैं वहां इतने पेज पे जा नहीं सकता पीछे स्लाइड पे, तो आप ये समझिए। आपने टाइम t इक्वल टू 0 पे ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट मानी थी, बी की कॉन्सेंट्रेशन 0 मानी थी। एट टाइम t इक्वल टू टी पे ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स हो गई और बी की कॉन्सेंट्रेशन एक्स हो गई, धीरे धीरे एक्स बढ़े जा रहा है ना। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, तो हम यहाँ क्या लिखते, ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे आप क्या लिखते, एक्स इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, अपन बोलेंगे एक्स इक्विलिब्रियम। इतनी बात समझ में आती है। तो ये वाला जो है, ये वाली लाइन वो ऐड कर लीजिएगा जब आपने टाइम का डेटा लिखा था शुरू शुरू में। खैर, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे टाइम t इक्वल टू टी हाफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है, तो यहाँ पे टाइम t इक्वल टू टी हाफ का मतलब है x बराबर मेरी x इक्विलिब्रियम बाय 2 वैल्यू कब होगी। ठीक है, टाइम t इक्वल टू टी हाफ का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम का हाफ, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आने के बाद तो आपको रेट में कोई चेंज दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है, जब मेरा जो भी इक्विलिब्रियम आ रहा है मैं उसका हाफ लाइफ टाइम कब अचीव करूंगा, तो वो एक्सप्रेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कुछ नहीं करने का, x इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इस x की जगह x इक्विलिब्रियम बाय 2 पुट कर दीजिए, t की जगह t हाफ पुट कर दीजिए, आपके पास हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो जब आप नीचे इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो ln x इक्विलिब्रियम अपॉन नीचे क्या बचेगा, x इक्विलिब्रियम बाय 2, तो ये हो गया काटा पीटी, बचा क्या, ln2 बराबर के एफ प्लस के बी इंटू टी हाफ। यहां से हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन निकालोगे, सो इट बिकम्स, मेरे पास जगह कम है मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप लोग यहां से छाप लेना, टी हाफ बराबर कितना आ जाएगा 0.693, ln2 की वैल्यू यही होती है अपॉन के एफ प्लस के बी। ये हाफ लाइफ टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना है। ठीक है, नोट डाउन कर दीजिए, यहां तक नोट करना है बेटा। और इस यहां तक लिखने के बाद बस ये रिजल्ट आपको, ये हटा दो यार, मैं अगले स्लाइड में लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी जो भी दिख रहा है वो सब नोट डाउन कर लो। मैंने x इक्विलिब्रियम बराबर x इक्विलिब्रियम बाय 2 इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करी है, और उससे मैंने टी हाफ निकाल लिया है। टी की जगह मैंने टी हाफ पुट कर दिया था, एक्स इक्विलिब्रियम की जगह मैंने एक्स की जगह मैंने एक्स इक्विलिब्रियम बाय 2 वैल्यू पुट कर दी थी, और वहां से मैंने हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन निकाल लिया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ टाइम, ये अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद, आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार फिर। तो टाइम t इक्वल टू टी हाफ पे x बराबर x इक्विलिब्रियम बाय 2 होता है। ठीक है, जब आप इसको इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करते ln x इक्विलिब्रियम अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस x बराबर के एफ प्लस के बी इंटू टी, तो यहाँ t की जगह पुट करो टी हाफ, x की जगह पुट करिए x इक्विलिब्रियम बाय 2, आपका जो हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 0.693 अपॉन के एफ प्लस के बी। ठीक है, अब क्या मतलब है इस चीज का वो समझिए, क्या बताता है हाफ लाइफ टाइम का, क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये एक्सप्रेशन हमें वो टाइम देगा व्हेन द बी विल गेट फॉर्म हाफ ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, मतलब बी की जो आप कंसंट्रेशन एक्स इक्विलिब्रियम लिख रहे हो, ये हमें वो टाइम बताएगा जब बी इस कंसंट्रेशन का जस्ट हाफ बने, बी इस कंसंट्रेशन का जस्ट हाफ बने, ये टी हाफ हमें वो टाइम बताता है। तो बस यही मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। Now what does t half signifies here? T half is equals to
It is the time when B will form half of its equilibrium concentration. ठीक है, लिख लीजिए और उसके बाद बढ़ते हैं आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट रिएक्शन। ठीक है, देखो अब ये आप पे यार, आप क्या करना चाह रहे हो इसमें, अगर पूरी डिटेल्ड स्टडी करना चाह रहे हो ये भी आप पे है, टू द पॉइंट रिजल्ट देखना चाह रहे हो ये भी आप पे है। वापस से बता रहा हूँ, डेरिवेशन कोई काम के नहीं है। अब जो आप चीजें पढ़ने जा रहे हो रिजल्ट ध्यान जरूर रख लेना। तो यहाँ पे मैं क्या है सिंपलेस्ट केस लेने जा रहा हूँ, A गिव्स B एंड A गिव्स C का। यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K2 है। लेट ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, नहीं भी होती तो क्या करना है ये आप लोग जानते हो। ठीक है, यहां से माइनस dA/dt का एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो एक्सप्रेशन क्या आएगा, K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए। ठीक है, अब यहां से एक ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ले लिया मैंने कॉमन, तो इट बिकम्स K1 प्लस K2 इंटू ए। नाउ व्हाट इज दिस K1 प्लस K2 रिप्रेजेंट? इट मींस ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट है K1 प्लस K2। तो इसी के ओवरऑल को ये लिख देता हूं मैं, इट इज ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो इसी K1 प्लस K2 को मैं लिखूंगा K0। व्हाट इज K0? ओवरऑल रेट कांस्टेंट। अब कुछ नहीं, वापस से वही सारा तामझाम, dA/A बराबर K0 इंटू dt, इंटीग्रेटिंग इट। अब इंटीग्रेट करने के बाद वही आपका एक्सप्रेशन बनता है ln A0 अपॉन ए वाला, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बन रहा है। मैं वो एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं जिससे आप पहले से फेमिलियर हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर A0 ई की पावर माइनस K0 इंटू टी। ये एक्सप्रेशन आपको फर्स्ट लॉ के डेरिवेशन में मिल जाएगा। टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से वेरी करता है, ये मैंने लिखवा रखा है सीधे सीधे। यहीं से आपका एक्सप्रेशन आया था ln K2/K1 बराबर ln A अपॉन A0 बराबर K इंटू T2 माइनस T1। ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, पन्ने पलट के देख लीजिएगा। यही टाइम डिपेंडेंस इक्वेशन होती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के वेरी करने की। तो वहां पे यही इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो मैं बार बार उस डेरिवेशन पे जा नहीं रहा। यहाँ से मेरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसके बराबर आई, A0 ई की पावर K0 इंटू टी के। अब बात समझो, ये मेरा सिंपलेस्ट केस है। मतलब सिंपलेस्ट केस का मतलब क्या, ये जैसा कि मैंने आपको बोला, मैंने ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर मान लिया, सॉरी दोनों मैंने फर्स्ट ऑर्डर मान लिए। मैं कह रहा हूं तुम सेकंड भी मान लेते तो भी क्या, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लगा देते, अकॉर्डिंगली आप अपना एक्सप्रेशन लिख देते, तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तो मैंने क्या करे, सबके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 1 1 मान लिए, ऑर्डर भी मैंने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मान ली, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सीन क्या है, अगर मैं यहाँ पे कर देता भैया कोई हाइपोथेटिकल कोएफिशिएंट जोड़ देता, लेट्स से मैं अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखता n1 इंटू ए गिव्स n2 इंटू बी गिव्स n3 इंटू सी। तो ये क्या है, मैंने बस एक्सप्रेशंस लगा दिए, सॉरी मैंने स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दी n1 इंटू n3 ए बी सी के आगे। तो उस केस में आप ए की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही निकालते, बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते ये आप अभी सीख जाओगे। भाई लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ कुछ इस तरीके की, तो आप ही बताओ ना क्या चेंज कर लेते आप। लेट्स से मैंने एक रिएक्शन लिख दी n1 इंटू ए गिव्स बी एंड गिव्स सी। इसके जो रेट कांस्टेंट है वो K1 K2 है। बताओ जरा क्या चेंज हो जाता।
तो इस वाले एक्सप्रेशन में कुछ नहीं, आप के नॉट की वैल्यू बस इतना लिख देते हैं जो आप K1 प्लस K2 लिख रहे हो के नॉट के बराबर, यहाँ पे अपन वो लिख देते दैट के नॉट विल बी इक्वल टू N1 इंटू K1 प्लस K2। मैं बस वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देता, दैट्स इट। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगने की वजह से क्या कोई मेजर चेंज आता है? नहीं, कुछ नहीं करना। जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ओवरऑल रेट कांस्टेंट में वही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका रिजल्टेंट ओवरऑल रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन कर लो। डेरिवेशन पे मैं जा नहीं रहा, मैं सीधे रिजल्ट लिखवा दूंगा, अकॉर्डिंगली आप रिजल्ट फॉलो कर लीजिएगा। मतलब ये कैसे आया कि ये कैसे आया कि ये कैसे आया K1 K2 कौन सा वाला? लास्ट वाला, मतलब ये है। अरे ये तो कुछ नहीं, पहले इतना लिख ले, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत। तो देखो ये कैसे आया वो मैं बता देता हूँ। इसको इस तरीके से समझ ले यार कि लेट्स से तेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसका K1 है ना, इसका K2 है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर की है, तो पावर का कोई सेंस ही नहीं बनता कि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन नहीं मान रहा मैंने मान लिया दोनों फर्स्ट ऑर्डर की है। बता माइनस dA/dt का एक्सप्रेशन बता। इसके लिए क्या लिखता? K इंटू रिएक्टेंट। सिमिलरली इसके लिए क्या लिखता? K2 इंटू रिएक्टेंट। ये तो आता है, ये तो अपन लास्ट क्लास से करे जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम? रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन, ओके ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ले मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 2A गिव्स B एंड गिव्स C। अब क्या लिखता था? अब बता माइनस dA/dt का एक्सप्रेशन। इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है तो पावर मत लगा देना कि 2 दोनों रिएक्शंस अभी भी फर्स्ट ऑर्डर की हैं। क्या लिखता? इट कैन बी रिटन एज माइनस, नहीं सेम क्यों, -1/2 dA/dt। ऐसे लिखते कि नहीं लिखते? K1 इंटू ए एंड -1/2 dA/dt बराबर K2 इंटू ए। जरा माइनस dA/dt की वैल्यू बता, यहां से क्या आती? 2K1 इंटू ए, यहां से क्या आती? 2K2 इंटू ए। जरा दोनों को ऐड कर, तो ओवरऑल माइनस dA/dt की वैल्यू अपन क्या लिखते? 2K1 इंटू ए प्लस 2K2 इंटू ए। 2 कॉमन ले ले, ए कॉमन ले ले, तो क्या ये एक्सप्रेशन नहीं बन जाता था क्या? 2K2 प्लस K1 इंटू ए। तो ये मैंने क्या कर रहा हूं, ये आगे जो आपने स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाया, भाई यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा था वो क्या बन रहा था? K1 प्लस K2 इंटू ए। जब आपने कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन में भी मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। यही तो कह रहा था मैं, ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? आगे बढ़े। तो अब यहां सपोज इस एक्सप्रेशन से वो आपसे पूछ लेता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। अब देखो मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, आप लोग बोलोगे आपके ग्रुप में मैं डेरिवेशन भेज दूंगा, जिसकी इच्छा हो देख लेना, जिसकी इच्छा हो मत देखना, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की वैल्यू आती है आपकी K1/K2। बाकी जितना भी एक्सप्रेशन होता है वो सारा का सारा कैंसिल हो जाता है इंटीग्रेट करने के बाद। अगर मैं dB/dt की वैल्यू जब मैं निकालता प्लस dB/dt की और dC/dt की वैल्यू जब मैं निकालता, और उसके बाद जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी निकालते, हर वैल्यू कट जाती और रिजल्टेंट एक्सप्रेशन में क्या बचता? dC/dt, सॉरी K1/K2। ठीक, समझो इसका एक एग्जाम्पल। लेट्स से आपको दे रखा है A gives 2B, A gives 3B, इसका रेट कांस्टेंट K1 ने, इसका रेट कांस्टेंट K2। टेल मी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B/C। क्या करना है? कुछ नहीं भैया, जब आपने ये एक्सप्रेशन लिखा A gives B एंड A gives C K1/K2, तो यहाँ पे क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बराबर किसके था? K1/K2
K2 के, क्यों? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 थे। अभी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और 3 हैं, तो क्या एक्सप्रेशन लिख दूंगा? 2K1/3K2। समझ में आया क्या चल रहा है? K1/K2 ही रहेगा, B/C का कॉन्सेंट्रेशन का रेशो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंगली बस मल्टीप्लाई कर देना उसमें। जैसे ए की कॉन्सेंट्रेशन में तुम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते, बी और सी में भी अकॉर्डिंगली स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देना। लेट्स से आपके पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखी है, N1A गिव्स N2B गिव्स N3C। इसका रेट कांस्टेंट K1 और इसका रेट कांस्टेंट K2 दे रखा है। टेल मी द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। तो इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है मेरे को ए से, मेरे को तो बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ना। बताओ एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा? तो सिंपली इट इज N2 इंटू K1 अपॉन N3 इंटू K2, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का एक्सप्रेशन आ गया, जनरल एक्सप्रेशन, बात खत्म। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया जाए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने दोनों जगह 1 प्लस कर दिया, सो इट बिकम्स 1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बराबर 1 प्लस N2K1 अपॉन N3K2। एलसीएम ले लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बराबर N2K1 प्लस N3K2 अपॉन N3K2। उल्टा कर रहा हूं, तो इट गिव्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बराबर N3K2 अपॉन N2K1 प्लस N3K2। क्या है ये? तो ये मुझे बताता है क्या, फ्रैक्शन ऑफ सी इन द प्रोडक्ट, कि ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो N1A से N2B और N3C, आप ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो इसमें C का फ्रैक्शन कितना है। जो भी ओवरऑल प्रोडक्ट बना उसमें C का फ्रैक्शन कितना है, इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ये सजल N1 N2 N3 कोएफिशिएंट्स हैं, तो B बाय C का रेशो पूछेगा वो तेरे से डायरेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू, ये पुट करके आना है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर चेंज है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने एक्सप्रेशन में भी चेंज करना है। क्या पूछता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है पूछने की, वो मैं सब लिखवा रहा हूं। अगर वो पूछे फ्रैक्शन ऑफ सी इन द प्रोडक्ट, उसका एक्सप्रेशन मैंने लिखवा दिया है, N3K2 अपॉन N2K1 प्लस N3K2। उम्मीद करता हूं ये भी आप लिख लोगे। अगर वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी का पूछ लेता तो बता क्या लिखता, तो बी का अगर वो पूछ लेता तो ऊपर N3K2 की जगह N2K1 लिख दे, बात खत्म। ठीक भाई, सी में आप N3 इंटू K2 अपॉन टोटल लिख रहे हो ना, तो बी में आप क्या करते, N2 इंटू K1 अपॉन टोटल लिख देते, बस बात खत्म। अब अगर परसेंटेज निकालनी है तो क्या करो, लेट्स से उसने परसेंटेज भी पूछ ली, तो अगर परसेंटेज निकालनी है तो क्या करो, ये जो एक्सप्रेशन आया इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा परसेंटेज ऑफ सी इन द प्रोडक्ट। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, आपको पता चल जाएगा परसेंटेज ऑफ सी इन द प्रोडक्ट। सिमिलरली बी के फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, आपको पता चल जाएगा परसेंटेज ऑफ बी इन द प्रोडक्ट। समझो, एग्जांपल करवाऊंगा, इतना नोट डाउन हो जाए तब बता देना। तो अगर आपको लेट्स से परसेंटेज निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सी इन द प्रोडक्ट, क्या करो, उसी फ्रैक्शन को बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना। इट इज N3 इंटू K2 अपॉन N3 इंटू K2 प्लस N2 इंटू K1 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऑफ बी पूछ ले तो कुछ नहीं, N2 इंटू K1 अपॉन टोटल N3 इंटू K2 प्लस N2 इंटू K1 मल्टीप्लाई बाय 100। एक एग्जांपल से समझो, लेट्स से उसने दे दिया आपको एग्जांपल, A गिव्स 2B 3B K1 K2। बताइए परसेंटेज ऑफ B, बताइए परसेंटेज ऑफ C बताइए। अब अगर ये फॉर्मूला नहीं याद या ये पैटर्न नहीं याद, कैसे निकाला है, क्या निकाला है, क्या मल्टीप्लाई करते हैं क्या नहीं, तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, भूल जाना। लेकिन अगर बस ये चीज याद है, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा। आंसर बताइए।
अरे भैया K1 K2 तो लिखोगे कि नहीं? 2K1 अपॉन 2K1 प्लस 3K2 इंटू 100, इसका परसेंटेज ऑफ C 3K2 अपॉन 2K1 प्लस 3K2 इंटू 100। भैया एन एन से थोड़ी ना, एन ठीक है रोल प्ले करता है, लेकिन K2 K1 भी तो कुछ है, रेट कांस्टेंट भी तो मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आई बात? 2/5 इंटू 100 मोल फ्रैक्शन थोड़ी ना निकाल रहे हैं। ठीक हो गया सबका? हाँ वो देख लो, मैच कर लो। नोटेड। तो इन जनरल अगर अपन बात करें तो पहले इतना नोट डाउन हो गया हो तो आगे बढ़ू मैं। तो इन जनरल अगर अपन बात करें तो इन जनरल अगर मुझे कुछ ऐसी रिएक्शन गिवन है, लेट्स से Na, और उसने मल्टीपल प्रोडक्ट बना दिए भैया, N1B, N2C, N3D एंड अप टू सो ऑन, कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे उसने लिख लिया क्या लिखूं मैं, मान लो कहीं कुछ भी है, एन एन और जो भी अल्फाबेट है, एन ही मान रहा हूं मैं, तो है ना, एन एन टाइप के अल्फाबेट्स हैं आपके पास। तो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, इसके लिए K2 है, इसके लिए K3 है, K4 है, अप टू यहाँ तक Kn है। ठीक है, K0 की वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे पहले तो? ओवरऑल रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? तो इट इज इक्वल टू n K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 अप टू Kn। कोई डाउट? क्या आपको ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आप ओवरऑल रेट कांस्टेंट लिख सकते हो, हाँ कि ना? देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है K0 मेरा? ओवरऑल रेट कांस्टेंट। अब लेट्स से उसने आपसे परसेंटेज ऑफ C पूछ लिया, बताओ। परसेंटेज ऑफ C पूछ लिया, ऊपर क्या लिखूं? परसेंटेज ऑफ C पूछ लिया, ऊपर क्या लिखूं? N2 इंटू K2 अपॉन समेशन ऑफ Ni इंटू Ki इंटू 100। किसको समझ में नहीं आया पूछ ले, किसी का भी परसेंटेज पूछ ले, कितने भी दे दे, क्या हम लोग किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं इन एनी पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट रिएक्शन? बिल्कुल, बाय अप्लाइंग दिस सिंपल एंड जनरल फॉर्मूला। ठीक, अब लेट्स से इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मुझे दे रखी है E1, इसकी एक्टिवेशन दे रखी है E2, इसकी एक्टिवेशन दे रखी है E3 और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है En। बात ध्यान से सुनना, अगर आपका ओवरऑल रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस और प्लस कंबाइन आ रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मेरा ओवरऑल रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जैसे इसमें प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, प्लस और माइनस दोनों का कंबाइन आ रहा है, K1 प्लस K2 माइनस K3 प्लस K4 माइनस K5 प्लस Kn माइनस Kn/2 जो भी, तो उस केस में ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला आप निकालोगे, E0 व्हाट इज व्हाट? ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा Ki इंटू Ei अपॉन सिग्मा Ki। ये कब? इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा ये, क्या? Ki इंटू Ei अपॉन सिग्मा Ki। लेकिन अगर मेरा जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है वो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में आ रहा है, लेट्स से K1 अपॉन K2 इंटू K3, इस केस में आप ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? E1 प्लस E2 माइनस E3। समझ में आ गया ना? जो भी नीचे है उसे माइनस कर देना,
जो भी बाकी है उन्हें प्लस कर देना, ठीक। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसकी बात चल रही है। अगर आपका ओवरऑल, जैसे मेरा इसमें स्वप्न जा ओवरऑल रेट कांस्टेंट एडिशन में आ रहा है ना, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 अप टू Kn, तो ये अगर मेरा ओवरऑल रेट कांस्टेंट एडिशन में आता है, सब्सट्रैक्शन में आता है, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का मिक्स आता है, तो आप ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे इस फॉर्मूले से। लेकिन अगर आपका यही ओवरऑल रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में आता है, तो आप ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे इस फॉर्मूले से। दैट्स इट, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है भैया, इनके एडवांस में आने के पूरे पूरे और हर समय चांसेस होते हैं। मीन्स एम्स में आज तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन आप देख सकते हो अगर पूछा भी जाए तो ये टुच्ची सी चीज है, इतना सा पता होना चाहिए और अपना आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाइएगा इसको, ठीक है। एक लास्ट पैरेलल कॉन्करेंट रिएक्शन अपन देख चुके हैं, एक लास्ट अपनी सीरीज रिएक्शन बच रही है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, उस पर भी बात कर लेते हैं। चलो, सीरीज रिएक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया है क्या भैया आप लोगों के? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जानते हो क्या होता है मैथ्स में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, मतलब नहीं हुआ गणित में, तो ठीक है, उसका भी कराने का कोई मतलब, ये इक्वेशन कभी नहीं सुनी कुछ ऐसी, dy बाय dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई रेज टू द पावर पी डी एक्स होता है, y इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, कोई नहीं, ये भी सुना तो ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीरीज रिएक्शन में मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करता अगर डेरिवेशन पे जाता तो, बट अगेन आपको डेरिवेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, वैसे भी कोई पूछेगा नहीं, रिजल्ट जरूर ध्यान रख लेना, डायरेक्ट रिजल्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट। सीरीज रिएक्शन देखते हैं। सीरीज रिएक्शन बोले तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं वो समझिएगा। लेट्स से आपको एक रिएक्शन दी हुई है, N1A gives N2B gives N3C, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है, ठीक। अब आपको इसके अंदर वो क्या है, ओके, अब आप को इसके अंदर जो देगा वो क्या है भैया, वो आपसे पूछेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकाल दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकाल दो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी निकाल दो। जब इसके डेरिवेशन पे जाएंगे तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी किस हिसाब की, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की। अब ये जो इक्वेशन होती है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इक्वेशन होती है, और वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इक्वेशन लगा के उसको सॉल्व करके अपन एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन निकालते हैं। वो एक्सप्रेशन में आपको, हाँ कोई दिक्कत नहीं होता, वो एक्सप्रेशन में आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये वैल्यू ही ध्यान रख के जानी है, सीधे सीधे वो पूछ लेगा इस टाइप की रिएक्शन है भैया, बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का इनमें से चार में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का कौन सा एक्सप्रेशन सही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो अगर आपको ऐसी सीरीज की रिएक्शन दे रखी है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के वन इंटू टी, ये तो जनरल एक्सप्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाता है, के वन इंटू ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन e रेज टू द पावर माइनस के वन इंटू टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टू इंटू टी। ये वैल्यूज जो मैं लिख रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, आगे जाके थोड़ी बहुत चीजें जो सॉल्व होंगी वो इन्हीं से होंगी। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी जिसका सबसे बड़ा एक्सप्रेशन आता है, इट इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के टू माइनस के टू वन माइनस
e रेज टू द पावर माइनस k1 इंटू टी माइनस k1 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस k2 इंटू टी। ठीक है, ये तीन एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखने हैं। इन तीन एक्सप्रेशन की हेल्प से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो ये देखेंगे।